नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ सोलंकी और हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को। फ्रेंड्स, ये इस लेक्चर सीरीज़ का 4th लेक्चर है। इससे पहले 3 लेक्चर्स और आ चुके हैं जहां पर हमने देखा था सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस कि हम कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम को डिस्कस करेंगे। उसी के साथ हमने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स को फिनिश कर दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंट स्कीम्स को। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टार्टअप इंडिया स्कीम से, फिर हम देखेंगे ईबीस स्कीम के बारे में, ये क्या है, फिर हम देखेंगे रिवेन्यू इंश्योरेंस स्कीम फॉर प्लांटेशन क्रॉप्स। ठीक है, देन हम देखेंगे स्वास्थ्य इनिशिएटिव और लास्ट में हम देखेंगे स्कीम्स अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज की इंपॉर्टेंट स्कीम डिस्कस करने से पहले कल एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। ठीक है, आप में से किसी ने कमेंट में ये पूछा था। तो देखिए फ्रेंड्स, बात ये है कि ये ना बहुत रिसेंट वाला टॉपिक है ना, और मैंने आपको पहले ही कहा है, पहले के लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो मार्च 2020 से लेके अगस्त 2020 तक जो भी स्कीम्स होंगी, है ना, जो एकदम ही रिसेंट स्कीम है, उनको हम लास्ट में एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे ना रिलेटेड 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। एक आपका है आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है, दूसरा है आपका कोविड रिलीफ पैकेज। ये 2 पैकेजेस के अंदर ना हर एक मिनिस्ट्री ने अलग अलग इंपॉर्टेंट स्कीम्स निकाली हैं। ठीक है, तो ये भी जो है ना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये भी आत्मनिर्भर भारत का ही एक पार्ट है, उसी के अंदर ये लॉन्च की गई है। तो इसको हम ना सारी जो भी स्कीम्स आत्मनिर्भर भारत के अंदर, उन्हें हम एक साथ डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको क्या करना है, हर मिनिस्ट्री के बाद आपको 1 या 2 पेजेस छोड़ देना है अपनी नोटबुक में, अगर आप नोट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको नोट नहीं करना चाहते हैं और इसके PDF नोट्स चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है ना, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने क्वेश्चन पूछा ही है तो ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है क्या। देखिए, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, उसके बाद इसका मकसद क्या है, तो देखिए ये क्या करेगा ना, ये जो आपके मीडियम और लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग करेगा। किसके लिए, यानी कि मीडियम टाइम के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। किन है, फार्मर्स को बेनिफिट कराने के लिए, ताकि जो उनका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट होता है ना, देखिए एक बार जब फसल कट चुकी है उसके बाद क्या होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करके लेके जाया जाता है मंडीज़ में, है ना, उसको स्टोरेज की फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, जहाँ पे आप जो आपकी क्रॉप्स है उसको स्टोर करके रख सको। ठीक है ना, उसको बेचने के लिए आपको ट्रेडिंग यूनिट्स चाहिए होती हैं अलग अलग। ठीक है ना, ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं इसको डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या इस्टेब्लिश करने की बात की गई है, तो सबसे पहले तो कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनाए जाएँ, वेयर हाउसेज बनाए जाएँ, ठीक है ना, पैकेजिंग यूनिट्स बनाई जाएँ। उसके बाद क्या, ई मार्केटिंग पॉइंट्स, ठीक है ना, जहाँ पे आप ऑनलाइन जाके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने प्रोडक्ट को बेच पाओ। ठीक है ना, ए ट्रेडिंग पोर्टल, इस प्रकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको इस्टेब्लिश करने के लिए फंड प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये जो स्कीम होगी ये 10 साल के लिए वैलिड होगी, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2029 तक 10 सालों तक ये स्कीम चलेगी। ठीक है, जो पैसा दिया जाएगा इस स्कीम में वो कितना पैसा होगा, तो 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, इस फंड के थ्रू ये जो पैसा होगा वो एक साथ नहीं मिलेगा। ठीक है ना, देखिए पहले 4 साल तक 10-10 हज़ार करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि पहले 4 साल तक देंगे लगातार तो 40,000 करोड़ रुपए हो गए। अब क्या किया जाएगा, अब हर 3 साल बाद 30-30 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, यानी कि 4 साल तक दे दिए, फिर उसके 3 साल बाद 30 करोड़ रुपए, फिर उसके एक और 3 साल बाद 30 करोड़ रुपए, तो टोटल आपका 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से रिलीज किया जाएगा पैसा। किन लोगों को इसमें बेनिफिट किया जाएगा, किन लोगों को लोन प्रोवाइड किया जा सकता है, तो देखिए आपके जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिटर सोसाइटीज़ होती हैं उन्हें, मार्केटिंग कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि फार्मर से रिलेटेड है, और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स या फिर मल्टीपर्पज़ कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़, ये वो लोग होते हैं जो कि फार्मर वेलफेयर से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, इनके साथ साथ
उन एंटरप्रेन्योर्स को भी पैसा दिया जाएगा जो एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हुए हैं, है ना कोई ऐसा इनिशिएटिव एंड बिजनेस चला रहे हैं वो जो एग्रीकल्चर को बेनिफिट कर रहा है, ठीक है। उन लोगों को भी इस स्कीम के थ्रू पैसा दिया जाएगा ताकि वो ऐसे एट द एंड क्या ऑब्जेक्टिव है इसका कि हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है जिससे पोस्ट हार्विंग मैनेजमेंट ईजिली हो पाए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है पूरा, डेप्थ वगैरह दिया जाएगा, फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। 1 लाख करोड़ रुपए का दिया जाएगा, ठीक है ना। फिर एक यहाँ पे एक आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, जिन लोगों को लोन दिया जाएगा ना उनको मॉरिटेरियम जो पीरियड है उनका, मॉरिटेरियम पीरियड क्या होता है, जब आपने लोन लिया तो आपको वो लोन वापस तो करना पड़ेगा ना किसी दिन चल के, ठीक है ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा। तो आपको जब आपने ये लोन लिया इस स्कीम के थ्रू, इस फंड में से, ठीक है ना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, तो आपको 6 महीने से 2 साल तक रीपेमेंट नहीं करनी है, ठीक है। आपको 2 साल तक का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ये स्कीम अगस्त 2020 से इंप्लीमेंट कर दी जाएगी आत्मनिर्भर भारत के अंदर, ठीक है ना। इसको हम और डिटेल से डिस्कस करेंगे कब, मतलब कि अब तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ही लिया है, लेकिन ये जो सारी स्कीम जो आत्मनिर्भर भारत के अंदर चल रही है ना, हर एक मिनिस्ट्री अलग अलग स्कीम निकाल रही है आत्मनिर्भर भारत के लिए। एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री निकाल रही है, ठीक है ना। कॉमर्स के लिए कॉमर्स इंडस्ट्री निकाल रही है, ठीक है ना। मीडियम स्मॉल प्राइजेस इंडस्ट्रीज़ के लिए उनकी जो मिनिस्ट्री है वो स्कीम्स लेके आ रही है आत्मनिर्भर भारत के अंदर। तो बहुत सारी स्कीम्स निकल रही हैं अलग अलग मिनिस्ट्री की, तो हम इन्हें एक साथ डिस्कस कर लेंगे लास्ट में, ऑलराइट। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा, ठीक है। और जो करंट में जो भी स्कीम्स आती हैं उन्हें हम अपने डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में तो ऐड कर ही लेते हैं, ऑलराइट, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, फार्मर को बेनिफिट करेगी ये, ठीक है ना, ताकि उनकी जो क्रॉप्स हैं वो हाई प्राइजेस उनको मिल पाएँ। हाई प्राइजेस कैसे मिलेंगे, देखिए कई बार क्या होता है ना, मार्केट में प्राइजेस कम चल रहे होते हैं, ठीक है ना, क्रॉप्स के, तो वो बेचने जाता है फार्मर तो उसको लॉस हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे जब क्रॉप्स की जो प्राइजेस हैं वो कम है तो फार्मर क्या कर सकता है ना, जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनाए जाएंगे, जो वेयर हाउसेस बनाए जाएंगे, वहाँ पर ले जाकर अपनी क्रॉप्स को रख सकता है। तो जब प्राइजेस हाई होंगे तो वापस इनमें से निकाल के अपनी क्रॉप को बेच देगा, तो इस प्रकार से उसको बेनिफिट होगा फार्मर को, ठीक है। सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा किनको, ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है ना। बेनिफिशरीज भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का पहली स्कीम जो इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज़ में रहती है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, ठीक है ना। पहली क्या है ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम, क्या मकसद है इसका, तो देखिए इंडिया में एक इनोवेशन का माहौल बनाना, ठीक है ना, स्टार्टअप का माहौल बनाना इंडिया में, पूरा का पूरी ये स्कीम उसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। माहौल बनाने का मतलब क्या हुआ, यानी कि इनोवेशन और स्टार्टअप को प्रमोट करना, ठीक है, ये इस स्कीम का मकसद है, ठीक है। इस स्कीम को इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी होगी आपकी, तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री जो होता है आपका, ठीक है ना, इंटरनल ट्रेड, पहले इसको DIPP कहा जाता था, डिपार्टमेंट ऑफ इनोवेशन एंड इंडस्ट्री, अब इसमें इंटरनल ट्रेड भी ऐड कर दिया गया है, ठीक है। अब जैसे ही कुछ लोगों ने इसका नाम सुना होगा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, आपको एक चीज़ याद आई होनी चाहिए, क्या, चलिए ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ऑलराइट, कि ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री ये क्या करता है, क्या एक आप हमेशा न्यूज़ में रहता है, ठीक है ना, एक GI टैग वगैरह मिलता है, ठीक है। तो GI टैग प्रमोट करने का देने का काम कौन करता है, आपका डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री ही करता है, ठीक है। चलिए मैंने यही बता दिया, आपको होमवर्क की ज़रूरत नहीं है, ऑलराइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, और क्या इसके साइलेंट फीचर्स होंगे इस स्कीम के, तो देखिए सिंपल कॉम्प्लेक्स रिजीम फॉर स्टार्टअप बेस्ड ऑन सेल्फ सर्टिफिकेशन, ठीक है ना, स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए सर्टिफिकेट वगैरह दिए जाएं, ठीक है। देखिए क्या होता है, अगली चीज़ है इसकी सिंगल विंडो क्लियरेंस स्कीम। इसमें क्या होगा कि जब भी आपको कोई नया स्टार्टअप वगैरह या कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है तो आपको बहुत सारी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, अलग अलग जगह से सर्टिफिकेट वगैरह लेने पड़ते हैं। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से आपको सर्टिफिकेट लेना होगा, ठीक है ना, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से हो सकता है सर्टिफिकेट लेना पड़े, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से हो सकता है आपको सर्टिफिकेट लेना पड़े, या फिर जो आपके टैक्स वगैरह की जो है उनको जाके आपको बताना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब क्या किया जाएगा ना, अलग अलग विंडो पर नहीं, सिंगल विंडो पे आपके ये सारे काम हो जाएंगे, ठीक है ना, एक मोबाइल ऐप के थ्रू, ठीक है। क्या होगा इसमें, जो अलग अलग फेजेस होते हैं इंडस्ट्री के, यानी कि जब इंडस्ट्री स्टार्ट होती है तो उसके अलग अलग फेजेस होते हैं। पहले हो सकता है वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, ठीक है ना, फिर एम्प्लॉय की हायरिंग वगैरह की जाए, ऑलराइट, फिर प्रमोशन किया जाए अपना, ठीक है, अपना जो भी इंडस्ट्री है। तो ये जो अलग अलग स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस पर भी
जो स्टार्टअप है आपके उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ लीगल सपोर्ट एंड फास्ट ट्रैक पेटेंट एग्जामिनेशन बाय रिड्यूसिंग 80% ऑफ पेटेंट कॉस्ट, ठीक है ना। आपको पता होगा पेटेंट दिया जाता है इंडस्ट्री को, ठीक है ना, तो पेटेंट के लिए ना काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, बहुत टाइम लग जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स आ जाते हैं पेटेंट के लिए। तो अलग से जल्दी लोगों को पेटेंट मिल जाए उनके प्रोडक्ट के लिए, इस बात को देखा जाएगा, ठीक है ना। और उनकी जो कॉस्ट आती है उनको पेटेंट लेने के लिए उसको भी कम कराया जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, मान लीजिए कि आपने कोई इंडस्ट्री सेटअप की, ठीक है, और किसी कारणवश वो नहीं चल पाई, ठीक है ना, वो बैंकरप्ट हो गई। तो अब क्या होता है, जो भी इंडस्ट्री वाला था उसको ना बहुत सारी टेक्निकल प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता था कि अब जो सॉल्वेंट हो चुका है तो उसको लोन वगैरह देना हो, जिसने उसने जिन से लोन लिया या फिर उसके जो शेयर होल्डर्स थे उनको पैसा वापस करना पड़ता है। तो ये जो सारी चीज़ है ना, इनमें बहुत टाइम लगता है। तो अब अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो ये छोड़कर जाना चाहता है स्टार्टअप, तो उसके लिए भी थोड़ी सी प्रोसेस ईजी कर दी गई है। 90 डे एग्जिट विंडो बनाई गई है, ठीक है ना, कि आप 90 डे में सब कुछ खत्म करके छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। क्रेडिट गारंटी फंड लेके आया जाएगा जो कि फंड प्रोवाइड करेगा स्टार्टअप्स के लिए। कौन लेके आएगा, तो सिडबी, ठीक है ना, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक जो है आपका, वहाँ पर ये फंड स्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है। एक और फंड होगा आपका फंड ऑफ फंड्स, ठीक है ना, इसका अमाउंट कितना होगा, 10,000 करोड़ रुपए इसमें रहेंगे ताकि स्टार्टअप्स को फंड प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है, ठीक है ना। टैक्स एग्जम्पशन रहेगा, मतलब कि जो आपके स्टार्टिंग वाले स्टार्टअप्स होंगे उनको 3 साल तक के लिए टैक्स से बाहर रखा जाएगा कि आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप ग्रो करो उसके बाद टैक्स दीजिएगा। तो ऐसे कुछ लेके आए गए, ठीक है। और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए आपका जो नीति आयोग है उसने 2 बहुत इंपॉर्टेंट मिशन चलाए हैं। एक है आपका अटल इनोवेशन मिशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट ईयर यूपीएससी ने पूछा है, ठीक है ना। यही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि अटल इनोवेशन मिशन किसका मिशन है, कौन सी मिनिस्ट्री है उसका ये मिशन है। तो बहुत सिंपल सा आंसर था इसका, अटल इनोवेशन मिशन जो है वो नीति आयोग का प्रोग्राम है, ऑलराइट, ठीक है। फिर एक और चलाया है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन प्रोग्राम, सेतु जिसे शॉर्ट में कहते हैं, ये भी नीति आयोग का है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया हमारे स्टार्टअप इंडिया स्कीम से रिलेटेड। अब चलते हैं आगे, अगला एक छोटा सा आर्टिकल है ईबिस से रिलेटेड, ठीक है। क्या है ये ईबिस, देखिए ईबिस का मकसद क्या है, जो आपके बिजनेसेस वगैरह होते हैं उनकी हेल्प करना, ठीक है। कैसे हेल्प करना, कि बिजनेसेस को गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है ना। उन्हें सब कुछ बताना पड़ता है, सर्विसेज वगैरह उनसे गवर्नमेंट से चाहिए होती हैं, उनको सर्टिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट की मदद की ज़रूरत होती है, या फिर कोई भी छोटी मोटी जो सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जाती हैं उसके लिए बिजनेसेस जो हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो अब एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल डेवलप किया गया है जहाँ पर जो बिजनेसेस हैं वो 24/7 अपनी जो रिपोर्ट है, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है ना, उसको गवर्नमेंट के साथ शेयर कर पाएंगे। और साथ ही साथ जैसे कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का सर्टिफिकेशन अटका हुआ है तो वो उसका स्टेटस भी देख पाएगा कि हाँ क्या हुआ, क्या क्या क्यों उसका जो सर्टिफिकेट है वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है ना, क्या रुकावटें आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बिजनेसमैन है वो देख पाएगा, ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल पर। तो ये कोशिश की गई है गवर्नमेंट टू बिजनेस, है ना, G2B सर्विस को इम्प्रूव करने की देश में, ठीक है। परमिट्स वगैरह भी इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे ऑनलाइन, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि सभी के सभी इस पर लिंक्ड होंगे, बिजनेसेस भी इस पर जाके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बहुत छोटी सी डिस्कशन था, आपको याद रखना है कि ईबिस जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक पोर्टल है जहाँ पर बिजनेस और गवर्नमेंट को पास लेके आया जाएगा, ऑलराइट। इतना ही आपको पता होना चाहिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे और देखते हैं अगली इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू इंश्योरेंस स्कीम फॉर प्लांटेशन क्रॉप। अब देखिए नाम से ऐसा लग रहा है कि प्लांटेशन क्रॉप वगैरह की बात चल रही है, तो हो सकता है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का स्कीम हो, बट नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री की स्कीम है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होते हैं, अगली चीज़ जो ध्यान में आनी चाहिए आपके वो है कि प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होती हैं। तो जो प्लांटेशन क्रॉप्स होती है ना, वो जैसे कि आपकी टी हो गई, कॉफ़ी वगैरह हो गई,
ठीक है ना। इस प्रकार की जो क्रॉप्स होती हैं उसको हम प्लांटेशन क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। रबर, टी, कॉफ़ी, टोबैको, कैडमम, ये सब जो होती हैं आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं, ऑलराइट। तो इस इंश्योरेंस स्कीम में क्या किया जाएगा, ये जो आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं उनको इंश्योरेंस दिया जाएगा, ठीक है। और प्लांटेशन क्रॉप्स जो हैं वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इंक्लूड नहीं की गई हैं, ठीक है, इसलिए इनके लिए अलग से स्कीम निकाल के लाई गई। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीम है, आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने इसलिए इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ नहीं पढ़ाया ताकि मैं उसको आपको यहाँ पर बता सकूँ डिफरेंस दोनों के बीच, ठीक है ना, कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीम है और इसमें प्लांटेशन क्रॉप्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए अलग से स्कीम है, रेवेन्यू इंश्योरेंस स्कीम फॉर प्लांटेशन क्रॉप्स, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की स्कीम है। ये दोनों आपको पता होनी चाहिए, दोनों पॉइंट्स, ठीक है। अगली चीज़, इसमें इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि अगर कोई डैमेज आता है क्रॉप्स को, ठीक है ना, किसकी वजह से, ड्राई की वजह से, ड्रॉट आ चुका है, ड्राई स्पेल है, फ्लड वगैरह आ गई है, पेस्ट वगैरह हमला कर दिया है, ठीक है ना, या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आ चुकी है, हिल स्टॉर्म वगैरह टाइप की, तो जो भी लॉस होगा उसको कवर करा जाएगा सरकार के द्वारा, ठीक है। एक और पॉइंट आपको जो याद होना चाहिए, जो आपका प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का पार्ट है। अब प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड क्या होता है, देखिए मार्केट ना बहुत वोलेटाइल होता है, कभी भी मार्केट में किसी चीज़ की प्राइस अचानक से बढ़ जाती है, तो कभी हो सकता है कि अचानक से उसी चीज़ की प्राइस घट जाए। ये सारा कॉन्सेप्ट आपका चलता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर, ठीक है। तो एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड लाया जाता है, इसमें क्या होता है, प्राइजेस को स्टेबलाइज करके रखे जाते हैं, ठीक है, ताकि अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जिसमें फार्मर्स को लॉस हो रहा है, ठीक है ना, प्राइजेस एकदम से कम हो गई हैं, तो उनको लॉस से बचाया जा सके, ठीक है। जिसे भी इस स्कीम का लाभ लेना है उसे अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा कमोडिटी बोर्ड के पास। जो भी फार्मर है जिस प्रकार की कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे टी, कॉफ़ी, रबर वगैरह, तो उसको कम्युनिटी बोर्ड में रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है, ऑलराइट। एक और चीज़ आपको इस स्कीम से रिलेटेड याद होनी है चाहिए, वो क्या है कि जो लॉसेस अगर आपको वॉर के कारण या फिर न्यूक्लियर रिस्क के कारण हो रहे हैं, ठीक है ना, या फिर मैलिशियस डैमेज वगैरह हो रहा है, तो उनको इसमें से बाहर रखा गया है, ठीक है ना। अगर इन चीज़ों की वजह, अगर कोई वॉर हो जाती है इंडिया और चाइना के बीच और आपको अगर उसके कारण आपकी लॉस हो जाता है, तो वो लॉस वगैरह आपको कवर नहीं किया जाएगा इस स्कीम में, ठीक है। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है फॉर पल्सेज एंड एग्री हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज़, इसको मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में रखा गया है, ठीक है ना। और बाकी का जो, ठीक है, ये बात याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर में आता है ये, ठीक है ना, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, ऑलराइट। चलते हैं आगे, थोड़ा सा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं हम। वैसे तो नाम से ही क्लियर है, ये फसल बीमा योजना है, यानी कि एक इंश्योरेंस स्कीम है, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें जो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि सभी की सभी क्रॉप्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। अगर आपको ऐसा एक ऑप्शन आ जाए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कवर्स ऑल द क्रॉप्स, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऑल क्रॉप्स को कवर नहीं करता है, रबी और खरीफ क्रॉप्स को कवर करता है, और एनुअल हॉर्टिकल्चर कमर्शियल क्रॉप्स को कवर करता है, ठीक है। तो इनके लिए अलग अलग प्रीमियम है। देखिए अगर रबी क्रॉप है आपकी तो 1.5 का प्रीमियम है, और खरीफ क्रॉप है तो 2% का प्रीमियम है, और अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स वगैरह कमर्शियल क्रॉप्स हैं तो 5% का प्रीमियम है, ठीक है। चलते हैं आगे, और एक छोटा सा इनिशिएटिव देख लेते हैं जो कि है स्वात इनिशिएटिव, ठीक है ना। ये भी पूछ सकता है यूपीएससी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे जाने की संभावना नहीं है, सिर्फ एक बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वात इनिशिएटिव किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये रिलेटेड है आपका स्टार्टअप को प्रमोट करना, ठीक है, वुमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजैक्शन ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट करने की जरूर भी ये सपोर्ट करता है, वुमेन एम्पावरमेंट को, ऑलराइट, ठीक है। ये क्या करेगा, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है, जो भी आपके स्टेक होल्डर्स वगैरह होते हैं विद इन इंडियन एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम और गवर्नमेंट ई मार्केट, उन सबको एक पोर्टल पे लेके आएगा, ठीक है, ताकि उसका बेनिफिट उठाया जा सके, ठीक है। तो एक ये छोटा सा था स्वात इनिशिएटिव, याद रखिएगा किस चीज़ से रिलेटेड है, प्रमोशन से रिलेटेड, स्टार्टअप के और वुमेन यूथ एडवांटेजेस से, ऑलराइट। चलते हैं आगे और अगली देखते हैं, स्कीम अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक लास्ट ईयर एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था इस चीज़ से रिलेटेड कि जो फॉरेन ट्रेड है वो कौन सी मिनिस्ट्री डील करती है फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन थे आपके, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर,
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ एक और क्या ऑप्शन था, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री, ठीक है ना, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो लोग कंफ्यूज थे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर इंडस्ट्री के लिए। तो ये जो स्कीम्स होती है फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड, वो सारी की सारी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री देखती है, ठीक है। तो बहुत सिंपल वो स्कीम्स हैं, ठीक है ना। आपको बस इतना पता होना चाहिए कौन सी किस चीज़ के लिए हैं। तो जैसे कि आपकी एक मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम है, क्या काम है, नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्सपोर्ट है, यानी कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की स्कीम है, ठीक है। मैन्युफैक्चर जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उनको एक्सपोर्ट का प्रमोशन करने की ये स्कीम है, ठीक है। एक है आपकी विशेष कृषि एंड ग्राम उद्योग योजना, ठीक है ना। ग्राम उद्योग योजना क्या किया जाएगा, अंडर दिस स्कीम ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप बेनिफिट्स आर गारंटेड विथ एन एम टू कॉम्पनसेट हाई ट्रांसपोर्ट कोड। देखिए क्या होता है कि आपने खेती से अपने खेत से इंडस्ट्री तक ले जाने के लिए जो भी आपका कॉस्ट होता है ना, ट्रक वगैरह आपको चाहिए होंगे, ठीक है ना, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी उसको कम करने की बात की गई है, ठीक है, इस स्कीम में, इस योजना में, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना, ऑलराइट, ठीक है ना। माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह इन सबको भी लेके जाया जाता है इंडस्ट्रीज तक, तो एक ट्रांसपोर्ट चैनल बनाया जाए पूरा का पूरा, ठीक है। अदर कुछ स्कीम्स हैं, देखिए एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम है, ड्यूटी एग्जामिशन रिजम्पशन स्कीम है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम है, ठीक है। ये सारी जो स्कीम्स हैं आपकी वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। डीमीट एक्सपोर्ट्स है, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंट, ये सारी स्कीम आपको बस नाम पता होना चाहिए इनका कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, आपका काम बन जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये पूरा आर्टिकल था आज का हमारा। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू so much for the discussion. Have a great day.